Good afternoon, everyone. Can you hear me? Yes, sir. Yeah, good afternoon. Good afternoon, everyone. Today is day 13, and we are at the step of web analytics, which is as important as if we are serious about our business, especially a web-based business. You know what? When we are running a website, we are always skeptical of the things that whether people are coming onto our websites or not, whether people are spending time on our websites or not, whether uh, how many people came last month, how many people came last week. तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों का अगर हमें पता लगता रहता है तो हम अपनी स्ट्रेटजी बना पाते हैं बिजनेस के इम्पैक्ट को इंकलकेट करने के लिए। आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं मुझे प्रॉपर्ली? Yes, sir. या ओके। हाँ सर। तो ओके, थैंक यू। सो वेब एनालिटिक्स जो है वो एनालिटिक्स का आपके लिए वो तीसरा स्टेज है जहां पे आप देखने जा रहे हैं कि वेबसाइट्स की एनालिसिस कैसे की जाती है और कैसे जाना जाता है कि कितने लोग हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, कितनी देर रुक रहे हैं, कौन कौन से पेजेस पे आ रहे हैं और पिछले महीने कितने आए, पिछले हफ्ते कितने आए, वीक बाय वीक रिटेंशन रेट क्या है, मंथ बाय मंथ रिटेंशन रेट क्या है, and so many stats altogether. So there are not that much topics that we have already studied in the last sessions. Topic बस एक है, that is web analytics, and let's just start it. So web analytics is the measurement and analysis of data to inform an understanding of users behavior across web pages. तो जैसे मैंने कहा, अगर मेरी वेबसाइट है, उस वेबसाइट में 50 वेब पेजेस हैं, तो जब भी कोई मेरी वेबसाइट पे आएगा तो किसी एक पेज पे आएगा ना, पूरी वेबसाइट पे तो जंप नहीं करेगा। एज यू कैन इजीली अंडरस्टैंड बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ अ ट्री, जब कोई लाइक मंकी किसी ट्री पे आता है तो पूरी ट्री पे नहीं आ जाता ना एक साथ, एक डाल पे, एक ब्रांच पे आता है ना, एंड मोर ब्रांच ऑफ अ ब्रांच पे आता है, राइट? So that is exactly how if we as monkeys jump on a website like a tree, तो हम तो एक पेज पे जंप करेंगे ना, ये अलग बात है उस पेज से दूसरे पेज पे जंप कर जाएंगे। सिमिलरली एज मंकी जंप्स फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, बट एक बार में हम एक पेज पे ही होते हैं। अगर मेरे वेबसाइट पे 50 पेजेस हैं और कोई मेरी वेबसाइट में आया तो किसी एक पेज पे आया, देन उस पेज से किसी और पेज पे गया, उससे किसी और पेज पे गया, उससे किसी और पेज पे गया, तो इस तरह से वो पेज बाय पेज जंप कर रहा है, या वो जिस पेज पे आया उसी पेज से चला भी गया। डिड यू गेट द पॉइंट? Yes sir. Yes. या सो वेब एनालिटिक्स जो है वो इन्हीं सारी चीजों का मेजरमेंट है और एनालिसिस है कि हमारे वेब पेजेस पे हमारी वेबसाइट के यूजर्स का बिहेवियर कैसा रहता है। हाउ डू पीपल बिहेव when they come onto our websites? Analytics platforms measure activity and behavior on a website. For example, how many users visit, how long they stay, how many pages they visit, which pages they visit, and whether they are tried by following a link or not. तो एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म जो है वो एक्टिविटी और बिहेवियर दोनों को ही मेजर करते हैं, जैसे कि कितने लोग मेरी वेबसाइट पे आए, कितनी देर वो मेरी वेबसाइट पे रुके, कितने पेजेस उन्होंने विजिट किए, कौन से पेज पे ज़्यादा विजिट किया, और वो मेरी वेबसाइट पे आए बाय फॉलोइंग अ लिंक और नॉट, किसी लिंक को फॉलो करके आए या डायरेक्टली आ गया। सो आई विल कीप यू ऑन अ होल्ड फॉर 1 मिनट। रफिन सर इतने यहीं पे अभी थोड़ी देर पहले निकले। हाँ सर, डिस्ट्रिक्ट मार्केट। Okay, so whether they arrive by following a link or not, ये जो बात है ये क्लियरली ये बताती है कि
किसी वेबसाइट पे आने के जनरली दो तरीके होते हैं। या तो आपको यूआरएल मिला हुआ है, आप उस यूआरएल को किसी भी ब्राउजर के यूआरएल बार या एड्रेस बार में टाइप करके एंटर कर दो, और या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आप कहीं पे आपको आपकी वेबसाइट का लिंक मिल गया या किसी वेबसाइट का लिंक मिल गया, उस पर आपने क्लिक किया और उस वेबसाइट पे लैंड हो गए। तो ये दो तरीके हैं किसी भी वेबसाइट पे जाने के। तो फॉलोइंग अ लिंक का मतलब यही है कि आपने यूआरएल से नहीं बल्कि किसी लिंक के जरिए वेबसाइट पे एंट्री की है। तो अगर आपकी वेबसाइट पे यूआरएल टाइप करके लोग आते हैं तो ये अलग मैसेज है, ये अलग इसका इम्पैक्ट अलग है। और अगर आपकी वेबसाइट पे लोग लिंक्स फॉलो करके आते हैं तो ये एक अलग मैसेज देता है, ये एक अलग बात बताता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम यू वेदर यू थिंक इट्स डिफरेंट और नॉट। क्या लगता है आपको वेबसाइट्स का यूआरएल टाइप करके वेबसाइट पे जाना और वेबसाइट्स के लिंक फॉलो करके वेबसाइट पे जाना, इन दोनों में आपके हिसाब से बेहतर क्या है और क्यों बेहतर है? सर मेजरली देखा जाए कि अगर हम लोग लिंक से जाते हैं तो जो पेज हम जिस पेज पे हमको जाना है उसी पेज पे जाएंगे, और यूआरएल से जाते हैं तो वो फर्स्ट होम पेज ही दिखाएगा अपना हम्म, बढ़िया। किसी वेबसाइट। तो आपके हिसाब से बेहतर क्या है, लिंक करके जाना, लिंक करके जाना, अगर हमको स्पेसिफिक कोई किसी टास्क पेज है पे और जंप वो करना है? करेक्ट, उसी समझ लिए, गया। और नहीं तो अगर सीरीज वाइज जाना है तो उस पे जा सकते हैं। होम पेज पे जा सकते हैं। तो यस सर। मैं बेसिकली ये जानना चाहता था, अगर मैं अपनी वेबसाइट का एनालिटिक्स खोलूं और मुझे वहां दिखता है कि मंथली 500 लोग आए मेरी वेबसाइट पे, जिसमें से 400 लोग यूआरएल टाइप करके आए और 100 लोग लिंक पे क्लिक करके आए, तो इसका क्या मतलब निकलता है? मैं फिर से बोलेंगे सर, रिपीट करेंगे प्लीज। या फॉर श्योर। I just said कि I checked out my analytics and I figured out that out of 500 people who came on my website last month, 400 people came on by typing the URL in their address bar, and 100 people came onto my website just by clicking on the link of my website wherever they found. ये कैसे होता है? अगर लिंक है ना, लिंक के बारे में मान लीजिए आपका वेबसाइट में बस कांटेक्ट वाला जो पेज है ना, हाँ। वो चाहिए मुझे, तो तब क्या जरूरत ही नहीं है ना मुझे यूआरएल से थ्रू जाने के लिए। मैं बस आपका कंपनी का नाम तो सिर्फ Yeah, कॉमन true, सी कांटेक्ट लिखूंगी, true, डायरेक्ट आ जाएगा मेरा कांटेक्ट। तो true, वहां पर true. मैं बाकी लिंक में क्यों जाऊं, क्योंकि वो मेरा जरूरत नहीं है। लेकिन आपका इसमें क्यों 400 है और इसमें क्यों 100 है? रीजन मैं यही है। मैं मतलब ये कह रहा हूँ, एनालिटिक्स में हम यही केस स्टडी करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में स्पेशली वेब एनालिटिक्स में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इन चीज़ों का रिजल्टेंट निकालो। आप ये समझो कि इसका मतलब क्या निकलता है, मतलब ठीक है? क्या हो रहा है एग्जैक्टली। लाइक हाउ पीपल आर टेकिंग योर वेबसाइट। सो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आया 500 पीपल का, उसमें से 400 पीपल आए यूआरएल टाइप करके और 100 पीपल आए हैं लिंक पे क्लिक करके। तो इसका मतलब ये निकलता है कि आपकी वेबसाइट सुप्रीमली पॉपुलर है और आपका जो यूआरएल है दैट इज सुपर्ब कैची। आई मीन दैट्स जस्ट फैंटास्टिक, लोगों को रट गया है एग्जैक्टली क्योंकि क्योंकि अगर 500 कोई लोग आए। एग्जैक्ट पेज चाहिए होता तो हम हाँ, वही वैसे ही ढूंढ लेते, हाँ, ऐसे करके बस गूगल सर्च करके ढूंढते तो एग्जैक्ट वही पेज का लिंक आता सामने। करेक्ट। मुझे आप ये बताओ, और आपसे भी जानना चाहूंगा, और अभी आपसे पहले आंसर दे रहे थे, आप नाम बताओगे अपना? सिद्धांत। सिद्धांत। सिद्धांत एंड प्रतीक्षा स्पेशली एंड अदर पीपल एज वेल। फेसबुक खोलनी होती है तो हम गूगल खोल के उसमें फेसबुक लिख के सर्च करते हैं, फिर जो पहला लिंक आता है उस पर क्लिक करके फेसबुक पे आते हैं क्या? ऐसा करते हैं क्या हम? ना, तो वहां पे तो हम वी नो द facebook.com लिख देते यूआरएल हैं ऑफ सीधे। फेसबुक बिकॉज इट इज No, sir, पॉपुलर। no. या इट्स सुप्रीमली कैची, आई मीन इससे ज्यादा कैची तो कुछ हो ही नहीं सकता। और हो गूगल ही नहीं गूगल सकता। ओपन कैसे करते हैं? गूगल के लिए गूगल पे सर्च करते हैं क्या? ना, google.com सीधे लिखते हैं ना।
हाँ बस तो यही मैं कहना चाहता हूँ। एक एक यूआरएल ऐसा होता है या एक डोमेन ऐसा होता है जो आपको रट जाता है। अमेजॉन खोलनी हो amazon.com सीधे लिख देंगे, amazon.in सीधे लिख देंगे, lenskart.com सीधे लिख देंगे। समझ में आया? लेकिन आप वहां पे सर्च जरूर करोगे जहां पे आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट खोलनी है, बिकॉज यू डोंट नो द एग्जैक्ट यूआरएल ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट? यस सर। तो उनका कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, टाइम्स ऑफ इंडिया डॉट कॉम या इंडिया टाइम्स डॉट कॉम या पता नहीं क्या कुछ है, तो वो आपको सर्च करना पड़ेगा। दैट इज नॉट दैट मच मेमोरेबल, और व्हाट कैन आई से, इतना कैची नहीं है वो। समझ में आ रही बात? यस सर। सो अगर 100 लोग आ रहे हैं लिंक पे क्लिक करके, 400 लोग आ रहे हैं यूआरएल टाइप करके, इसका मतलब है कि आपका यूआरएल जबरदस्त है, ठीक है? और अगर वही उल्टा हो जाए, 400 लोग आ रहे हैं लिंक पे क्लिक करके और 100 लोग आ रहे हैं यूआरएल पे टाइप करके, तो इसका मतलब है कि आपके लिंक्स बहुत फैले हुए हैं, बहुत जगहों पे आपके लिंक है, तभी 400 लोग लिंक्स पे क्लिक करके आ गए। समझ रहे हैं? यस सर। तो ये दिखाता है कि आपकी वेबसाइट का प्रेजेंस ज़्यादा जगहों पे है, या आपकी वेबसाइट का डोमेन बहुत कैची है, या आपकी वेबसाइट का कंटेंट बहुत तगड़ा है, या क्या मामला है वो, ये हम इनकलकेट करते हैं इन सारी चीज़ों से। एंड दैट इज़ द रीज़न वेब एनालिटिक्स इज दैट मच इम्पॉर्टेंट। So web analytics data. Web analytics data is broken down to categories such as audience data, audience behavior and campaign data. So ये 3 तरीकों का एनालिटिक्स डेटा है। पहली कैटेगरी है ऑडियंस डेटा, यानी ऑडियंस हमारी वेबसाइट पे क्या डेटा प्रोड्यूस कर रही है, ऑडियंस आ रही है जा रही है तो उसे क्या डाटा प्रोड्यूस हो रहा है। ऑडियंस बिहेवियर, ये वो सारा इंफॉर्मेशन है जिसके ज़रिए हमें ये पता लगता है कि लोग हमारी वेबसाइट से इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं। एंड द थर्ड थिंग इज कैंपेन डेटा, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो बताता है कि हमारी वेबसाइट को फ़ायदा हुआ है कौन कौन सी कैंपेन से। सोशल मीडिया से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, या सर्च इंजन से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, या ईमेल वगैरह से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो कहाँ से ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, कैसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, दैट इज़ ऑल कैंपेन डेटा। लेट्स नाउ लुक इनटू द इंटरनल्स ऑफ ऑडियंस डेटा, ऑडियंस बिहेवियर एंड कैंपेन डेटा। ऑडियंस डेटा में क्या क्या डेटा है? नंबर ऑफ विजिट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है ना, सबसे प्राइम इंफॉर्मेशन है कि टोटल विजिट्स कितने हुए हैं। समझ रहे हैं? यस सर। हाँ, इन अ यस वीक सर। और इन अ मंथ, यस सर। करेक्ट। नंबर ऑफ यूनिक विजिटर्स, यूनिक कितने लोग आए हैं इसमें से, क्योंकि नंबर ऑफ मतलब विजिट्स लाइक यूट्यूब जैसे हो रहा था कि मतलब मैं हाँ बार बार आऊँ तो नहीं, मैं मेरा एक बार ही काउंट होगा। करेक्ट। नहीं, आपका बार बार आना भी काउंट होगा, लेकिन आपका बार बार आना व्यूज और दूसरी चीजों में काउंट हाँ, होगा। यूनिक विजिटर्स यूनिक में नहीं। यूनिक यूनिक विजिटर्स में नहीं। विजिटर्स में तब काउंट होगा जब आप पहली बार आए थे, है ना? So the count of people who came to your website for the first time in the last month is the number of exact unique visitors. पिछले महीने आपकी वेबसाइट पे 5,000 लोग आए, लेकिन उसमें से 1,000 लोग वो हैं जो पहली बार आए हैं, तो वो 1,000 आपके यूनिक विजिटर्स हैं। तो इट्स प्रीटी श्योर ना कि वो जो बाकी के 4,000 हैं वो बार बार आने वाले लोग हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। Yeah. So number of visits and number of unique visitors. Then new versus returning visitor ratio. पर मंथ नए कितने आ रहे हैं और उसके अगेंस्ट पिछले मंथ वाले रिटर्न कितने हो रहे हैं। यानी अगर इस मंथ 5,000 आए हैं तो उसमें से 3,000 वो हैं जो पहली बार आए हैं, और 2,000 वो हैं जो पहले भी आ चुके हैं और दोबारा से आए हैं। तो न्यू वर्सेस रिटर्निंग का रेशियो क्या है? व्हाट कंट्री दे आर फ्रॉम, जो भी लोग आ रहे हैं वो कौन सी कंट्री से हैं। तो क्या वो सब इंडिया से ही हैं या वो कहीं बाहर से भी हैं। व्हाट ब्राउजर और डिवाइस दे आर ऑन,
कौन से ब्राउजर या कौन सी डिवाइस से आ रहे हैं, डेस्कटॉप से आ रहे हैं या मोबाइल से आ रहे हैं। यानी कि मेरी वेबसाइट को ज़्यादा डेस्कटॉप पे देखा जा रहा है या ज़्यादा मोबाइल पे देखा जा रहा है। तो ये सारा कुछ ऑडियंस डेटा है। अगर आप देखो तो इसमें बिहेवियरल कोई बात नहीं है। नंबर ऑफ विजिट्स इज नॉट अ बिहेवियर, नंबर ऑफ यूनिक विजिटर्स इज ऑल्सो नॉट अ बिहेवियर, न्यू वर्सेज रिटर्निंग विजिटर रेशियो इज एग्जैक्टली नॉट अ बिहेवियरल थिंग, what country they are from, what browser or device they are on, it has nothing to do with uh, the data. That this is sorry, it has nothing to do with behavior. In fact, this is all data, right? ये सब data है, इनका behavior से कोई लेना देना नहीं है. Now, if we talk about behavior, तो audience behavior में the first thing is that common landing pages. क्या है आपके हिसाब से common landing page? मतलब कि वो वेब पेज जिसपे सब लोग मतलब बहुत लोग वो विजिट करते हैं। हाँ, मेरी वेबसाइट पे जब लैंड करते हैं तो वो कौन सा पेज है जिससे सबसे ज्यादा लोग लैंड करते हैं, यानी कौन से पेज पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक बाहर से आता है। क्योंकि एक बार अगर वो लोग मेरी वेबसाइट पे आ जाएंगे तो फिर वो दूसरे पेज, तीसरे पेज, चौथे पेज, पांचवें पेज, 50 पेजों पे घूमेंगे। लेकिन विच इज दैट वन पेज जहां पे पहली बार कोई लैंड करता है, and which is the one page that has the maximum numbers of first landings to its credit। समझ में आ रही है? कौन सा वो पेज है जिसके खाते में ये दर्ज है कि सबसे ज्यादा फर्स्ट टाइम विजिटर्स उसी पेज पे लैंड करते हैं। समझ रहे हैं? Yes, sir. Yeah, so that is common landing page. In most of the websites, common landing pages are the home pages. ज्यादातर Home वेबसाइटों page, में कॉमन exactly. लैंडिंग पेजेस होम पेजेस होते हैं, Exactly, home page. बट For some, plans are pricing pages for some websites. या That is इट their कैन common बी, landing pages. in fact it can be made through some efforts। अगर आप Yes, it ई can कॉमर्स made वेबसाइट बना, actually. करेक्ट, अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो आप सेट कर सकते हो कि हमारा जो ट्रैफिक है वो कहाँ पे लैंड करे, राइट? तो उससे क्या होगा, ज्यादा आपका जो ट्रैफिक है वो उस पेज पे जाएगा जिस पेज पे आप चाहते हो, rather देन कि आपके होम पेज पे आए। एंड इट्स अ बिग डील, लेट मी टेल यू, molding the behavior of your visitors just to not get there on the home page but to get there on the page where you want them to be, ये बड़ा अपने आप में Exactly. हेक्टिक सा काम है। इट्स नॉट दैट इजी। अभी बात करना बहुत अच्छा लग रहा है बट ऐसा हो नहीं पाता। वेब डेवलपर्स कैन थिंक ऑफ कि ये कितना डिफिकल्ट है पूरे ट्रैफिक को मोल्ड करना ऑन अ पेज जहां पे आप चाहते हो कि वो जाएं, राइट? सो कॉमन Exactly. लैंडिंग पेज इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज होम पेज, बट अगर आप कर पाए तो आप इसको मोल्ड भी कर सकते हो, ये भी हो सकता है। कॉमन एग्जिट पेज, कॉमन एग्जिट पेज एग्जैक्ट अपोजिट है कॉमन लैंडिंग पेज का। देखो होता क्या है, जब कोई मेरी वेबसाइट पे आएगा तो वो जिस पेज पे लैंड करेगा वो पेज तो उसके लिए लैंडिंग पेज हो गया। अब उसके बाद उसको अगर कंटेंट पसंद आ गया तो वो दो चार और लिंक इधर उधर कहीं क्लिक करके दो चार और चीजें पढ़ेगा, देखेगा। फिर थोड़ी देर बाद उसको लगेगा बहुत हो गया, अब चलो कहीं और चलते हैं, तो वो मेरी वेबसाइट को बदल के उसी टैब में फ्लिपकार्ट खोल लेगा, शॉपक्लूज खोल लेगा, यूट्यूब खोल लेगा, कहीं और चला जाएगा। तो इसमें आपको नहीं लगता कि वो जो लास्ट पेज मेरा वाला उसने देखा, विजिट किया, वही उसका एग्जिट पेज बनना चाहिए या उसी को कहना चाहिए कि वो उसका एग्जिट पेज है? डोंट यू थिंक सो? यस सर। Yeah. So there might be some pages in your website that might be working as common exit pages for the masses. Like अगर 5,000 लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं तो वो 5,000 लोग जब आपकी वेबसाइट से जा रहे हैं, यानी आपकी वेबसाइट को छोड़ के कहीं और जा रहे हैं किसी और वेबसाइट पे, then which is that one page that has most of the visitor exits to its credit? वो कौन सा पेज है जिसपे आने के बाद ज्यादा जनता आपकी वेबसाइट छोड़ के चली जाती है? दैट इज योर कॉमन एग्जिट पेज। डिड यू गेट दैट? यस सर।
या एंड कॉमन लैंडिंग पेज और कॉमन एग्जिट पेज ये दोनों क्या बताते हैं? अगर आपका कॉमन लैंडिंग पेज आपको पता लग जाए कि ये मेरा कॉमन लैंडिंग पेज है, तो आप क्या करोगे? आई थिंक आपको समझ नहीं आई बात। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, कॉमन लैंडिंग पेज आपको पता लग गया कि आपकी वेबसाइट का कॉमन लैंडिंग पेज पिछले महीने ये वाला पेज था, तो आपको पता लग गया कौन सा पेज पिछले महीने कॉमन लैंडिंग पेज था। आप क्या करोगे उस पेज से? होम पेज में लाएंगे सर, वो उसका उसी पेज कंटेंट होम को पेज में लाएंगे। उसी पेज को होम पेज बना देंगे? हाँ। ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई? अगर वो कोई कांटेक्ट का पेज है या कोई और पेज है, तो उसको होम पेज कैसे बना होम पेज देंगे? नहीं, मतलब उसका कंटेंट जो जो है, मतलब जो जो उसको मतलब वो वेबसाइट पे विजिटर को अच्छा लगा, वो उसका कंटेंट पेज में बहुत बढ़िया, रखेंगे ताकि वो लोग। करेक्ट। हाँ। देखो अभी अभी सही बात हो रही है कि देखो जब कोई पेज कॉमन लैंडिंग पेज होता है तो इसका मतलब है कि उस पेज का या तो कंटेंट अच्छा है या उसका लुक अच्छा है, लेआउट अच्छा है, कुछ तो बेहतर है वहां पे, तभी ज्यादा लोग उस पेज पे एंट्री कर रहे हैं, राइट? सो यस सर। you can copy the layout of that page to the other pages. आप उस पेज का लेआउट जैसा है वैसा ही लेआउट दूसरे पेजेस का बनाने की कोशिश करो। हो सकता है अगर लोग लेआउट से अट्रैक्ट हो रहे होंगे तो दूसरे पेजेस पे भी आएंगे। और अगर ये डेटा की बात है तो जिस तरीके का डेटा उस पेज पे है उसी तरीके का डेटा दूसरे पेजेस पे भी प्रिपेयर करने की कोशिश करो। या फिर ये देखो उस पेज के अंदर आपने क्या कीवर्ड डाले हैं और दूसरे पेजेस बना रहे हो उसमें क्या कीवर्ड डालोगे। समझ में आया? सो यू कैन यूटिलाइज दैट इंफॉर्मेशन टू योर अदर पेजेस एज वेल। कॉमन एग्जिट पेज पता लग गया, आप क्या करोगे? आप उसको सर उसका कंटेंट बाहर निकालेंगे, जो जो उसकी जगह अगर अच्छा कुछ कंटेंट नया कंटेंट डालेंगे, और जो उसका कंटेंट है उसको थोड़ा रिमूव करेंगे। बिल्कुल। सबसे ज़रूरी जो काम है ना वो ये है कि अगर आपको पता लग गया कि यही मेरा कॉमन एग्जिट पेज है, तो आप उसको एक ऐसे होल की तरह से लो जो आपके ना बर्तन में हो जाता है। लाइक इन योर वेसल देयर इज अ होल, देयर इज अ टाइनी होल। आप उसमें पानी भरते हो, सारा पानी लीक कर जाता है। समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली। या सो अच्छे द से कॉमन। अगर एसईओ किया जाए वो पर्टिकुलर पेज का, क्योंकि जब हम लोग हाँ। एसईओ करते हैं वेबसाइट का, सेमरस से एसईओ ऑडिट, एक्चुअली किससे भी करें, सेमरस से करें या फिर किसी से करें, तो हम्म, हम लोग को ईच पेज का दिखा देता है कि कितना हम्म, विजिटर्स है, कहाँ से निकल रहा है, तो वहां से पता चल जाएगा कि कॉमन एग्जिट पेज कौन सा है। तो उसका बिल्कुल। कंटेंट ठीक करना पड़ेगा, एसईओ ठीक करना पड़ेगा, कीवर्ड ठीक करना पड़ेगा, कीवर्ड इमेजेस ठीक ठीक करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। बिल्कुल। एग्जैक्टली। इनफैक्ट उस पेज तो पे ना कंटिन्यूअस अपडेट्स करने होते हैं, एटलीस्ट अप टू 2 वीक्स और 3 वीक्स। आप 3-4 हफ्ते यस। उस पर लगातार काम करो। ये लगातार काम करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कुछ बहुत तगड़ा काम करके उसको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दो। नो, इट्स नॉट द थिंग। द थिंग इज कि जितना उस पेज पे आप बिजी रहोगे, जितना उस पेज का कंटेंट डे बाय डे, आवर बाय आवर अपडेट होगा ना, सर्च इंजन्स को ये लगता है कि इस पेज पे कुछ काम हो रहा है। एक्टिव है। दिस पेज, एग्जैक्टली, या एक्टिव है। दिस पेज इज गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। तो उस पेज की विजिबिलिटी बढ़ाता है गूगल। बात समझ में आई? एग्जैक्टली। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट whenever you get to know कि आपका कौन सा पेज आपका एग्जिट पेज है, उस पेज पे आप एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स कंटिन्यूअस काम करो। आप उसके कंटेंट को एडिट करो, इमेज चेंज करो, आप उसका थोड़ा सा लेआउट इधर उधर करो, कुछ तो करो, बट बिजी रहो उस पे, राइट? उसको एंगेज रखो। सो लैंडिंग एंड एग्जिट पेजेस के बारे में बात हो गई। एंड नाउ फ्रीक्वेंटली विजिटेड पेजेस। देयर माइट बी सम पेजेस दैट आर फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय विजिटर्स। कुछ पेजेस ऐसे होंगे जो बार बार विजिट हो रहे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो विजिट ही नहीं हो रहे होंगे। तो जो बार बार विजिट हो रहे होंगे उनका लेआउट, उनका कंटेंट कुछ हद तक रीअप्लाई करने की कोशिश करो उन पेजेस पे जो फ्रीक्वेंटली विजिट नहीं हो रहे। लेंथ ऑफ टाइम स्पेंट पर विजिट, ये तो पूरा पूरा कंटेंट का मामला है। लेंथ ऑफ टाइम स्पेंट पर विजिट का मतलब ये है कि अगर कोई मेरे पेज पे आया, देन हाउ लॉन्ग डिड ही स्टे। अगर कोई मेरे पेज पे आया तो क्या 1 मिनट के अंदर वो दूसरे पेज पे चला गया, या 17-18 मिनट तक मेरे उसी पेज पे था?
अगर कोई 17-18 मिनट तक मेरे एक पेज पे पड़ा रहता है, इसका मतलब है कि मेरा कंटेंट जबरदस्त है। इट्स प्रेटी सिमिलर टू द केस कि आप कोई मूवी देखने गए। अब अगर आप 2 घंटे बाद उस मूवी से निकल रहे हो तो इसका मतलब है मूवी कुछ तो ठीक थी, तभी तो 2 घंटा बैठ लिया। और अगर 10 मिनट में ही सारा क्राउड निकलने लगेगा तो बाहर खड़े अब प्रोड्यूसर सोच रहा होगा कि क्या बना दिया मैंने, 10 मिनट में सारे भाग रहे हैं, you know. So this is uh, this is exactly proportional to the content that you have made, right? A content अच्छा नहीं है तो लेंथ ऑफ टाइम स्पेंड पर विजिट बहुत शॉर्ट होगा, अदरवाइज वो अच्छा होगा। एंड यस ऑफ कोर्स, ये जो जजमेंट है कि लेंथ ऑफ टाइम पर विजिट अगर कम है तो आप इसको तुरंत ये मान लो कि नहीं कंटेंट खराब है, मेरा बकवास है, ऐसा नहीं होता। एट लीस्ट यू शुड गिव प्रॉपर टाइम एंड स्पेस टू योर कंटेंट ताकि वो परफॉर्म तो कर सके। आज आपने कंटेंट अपलोड किया और 2 हफ्ते के अंदर आप देख रहे हो कि ज़्यादा लोग उसको नहीं देख रहे हैं, तो आप फेंक ना दो उसको, एटलीस्ट उसको 2-4 हफ्ते और दो, एक आध महीने और दो, थोड़ा देखो कि उसका परफॉर्मेंस कैसे। कुछ कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं ना जो इवॉल्व होते हैं, राइट? कुछ कंटेंट होते हैं जिनमें वायरलिटी होती है, तो वो अपलोड होते ही वायरल हो जाते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट विजिटर उसको देखेगा ना, वो उसका तुरंत मीम बनाएगा, उसको शेयर करेगा, फिर वो ब्लाइंड शेयर में चली जाएगी चीज, और इस तरीके से वायरल हो जाएगा अक्रॉस कंट्री, अक्रॉस वर्ल्ड। बट कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो अपना कंटेंट की मेरिट पे धीरे 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 इवॉल्व होते हैं, और माउथ पब्लिसिटी से उनका ऑर्गेनिक एक अप्रोच बढ़ता चला जाता है। समझ में आया? यस सर। सो आपको आपको कंटेंट को टाइम देना चाहिए, स्पेस देना चाहिए। इट्स नॉट कि बस 2 मिनट के अंदर पता लग गया ये वाला पेज खराब है, तुरंत डिलीट मारो, दूसरा पेज रखेंगे। दिस शुड नॉट हैपन। नंबर ऑफ पेजेस पर विजिट। अगर कोई आपकी वेबसाइट पे आता है तो जिस पेज पे आता है उसी पेज से चला जाता है, या वो जिस पेज से आता है उस पेज के अलावे 2-4 पेजेस और देखता है। तो अगर कोई आपकी वेबसाइट पे आया तो उसने कितने पेजेस दूसरे देखे, उसने दूसरे तीसरे कितने पेजेस देखे, दैट इज द नंबर ऑफ पेजेस पर विजिट, राइट? यस या इट्स लाइक समबडी केम इनटू इंडिया जस्ट टू विजिट दिल्ली, तो वो दिल्ली आया, दिल्ली से चला गया। और somebody came in India just to visit दिल्ली, वो दिल्ली आया और दिल्ली घूमने के दौरान उसको पता चला कि बगल में क्या नाम है अमृतसर है, तो उधर भी चला गया। फिर वहां जाके पता लगा बगल में वो मथुरा भी है, तो उधर भी चला आया। फिर पता चला इधर अजमेर है, उधर उधर भी चला गया। सो दिस इज हाउ ही केम। द रीजन ही केम टू इंडिया वाज जस्ट टू विजिट दिल्ली, राइट? But he visited Ajmer, he visited Amritsar, he visited Mathura. So this way he visited at least 3 different cities of India, right? So that is the number of pages per visit. If somebody comes into your website, make it sure that he or she visits even more pages. तो इसके लिए ना आपको कंटेंट पे बहुत तगड़ा काम करना होता है। कंटेंट पे काम कर रहे हैं और बस अच्छा कंटेंट मिलेगा तो लोग स्टिक करेंगे, नहीं मिलेगा लोग स्टिक नहीं करेंगे। Third thing is campaign data. Now this is something that drives traffic towards your website. तो आपकी वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं तो कौन से तरीके से आ रहे हैं? Are they coming due to some social media campaign, or are they coming due to your email marketing or your backlinks? You know, तो क्या तरीका है, किस तरीके से ज़्यादा जनता आपकी वेबसाइट पे आ रही है? That is the campaign data that we are talking about. Which campaigns drove the most traffic? Which websites referred the most traffic? देखो ये बैकलिंक की बात है, दूसरे वाला पॉइंट में बैकलिंक की बात हो रही है, समझ रहे हैं ना सारे लोग? यस सर। यस सर। Yeah. And third thing is which keyword searches resulted in a visit. तो कौन कौन से कीवर्ड ऐसे हैं जिनको गूगल पे सर्च किया तो हमारी वेबसाइट विजिट हुई? यानी व्हाट आर द कीवर्ड्स दैट व्हेन सर्च्ड resulted in a visit to our website. Fourth thing is campaign medium breakdown, such as email versus social media. Um, See, you run a campaign on email marketing, and you also run a campaign on social media. So last month
which drove the most traffic? Was it email marketing or was it social media marketing? तो किधर से ज़्यादा ट्रैफिक आया, ये ब्रेक डाउन आप कर सकते हो. इवन सोशल मीडिया पे भी ब्रेक डाउन कर सकते हो, कितना ट्रैफिक फेसबुक से आया, कितना ट्विटर से आया, कितना लिंक्डइन से आया, कितना व्हाट्सएप से आया. सो दिस इज हाउ you get to know the different campaigns that drove most of the traffic towards your website. So ये तीन चीजें थी, ऑडियंस डेटा, ऑडियंस बिहेवियर एंड कैंपेन डेटा. आई होप आप ये सारा समझ गए होंगे. लेट्स नाउ टॉक डायरेक्टली अबाउट गूगल एनालिटिक्स. तो अभी तक हम बात कर रहे थे वेब एनालिटिक्स की, and now we are talking specifically about Google Analytics. You know, Google being a search engine and being the most popular search engine in the world, it offers a free tool to analyze all your online platforms, all your online presence. तो जितना भी ऑनलाइन प्रेजेंस आपका है वो सारा का सारा टेस्ट किया जा सकता है, इवेलुएट किया जा सकता है गूगल के फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म पे, व्हिच इज गूगल एनालिटिक्स. द मोस्ट पॉपुलर वेब एनालिटिक्स टूल इज गूगल एनालिटिक्स, अनडाउटेडली. Second, the tool allows you to track websites, blogs and social networks. तो आप वेबसाइट्स, ब्लॉग्स या अपना सोशल नेटवर्क सब कुछ ट्रैक कर सकते हो. It offers grouped information of the traffic that arrives at the websites according to the audience, the acquisition, the behavior and the conversations carried out on the website. तो ये ट्रैफिक का ग्रुप्ड इंफॉर्मेशन ऑफर करता है जो वेबसाइट पे आता है ऑडियंस के हिसाब से, एक्विजिशन के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से और कन्वर्जन्स के हिसाब से. यानी कितनी ऑडियंस आई, वो ट्रैफिक, कितनी ऑडियंस का हमने एक्विजिशन किया अपनी वेबसाइट पे, कितने विजिटर्स का बिहेवियर ट्रैक किया और कितने विजिटर्स को हमने कन्वर्ट किया एज फ्रॉम बीइंग अ विजिटर टू बीइंग अ कस्टमर. तो ये सब चीजें हो गई. इट गिव्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इन्फो. तीन तरीकों का इंफॉर्मेशन, सॉरी 4 तरीकों का दे रहा है. नंबर ऑफ विजिट्स, their duration, source of traffic and visited pages. तो 4 तरीकों का डेटा ये देता है. नंबर ऑफ विजिट्स, कितना विजिट हुआ, their duration, कितनी देर विजिट हुआ, सोर्सेज ऑफ ट्रैफिक, कहाँ कहाँ से विजिट हुआ, एंड विजिटेड पेजेस, कौन कौन से पेज पे विजिट हुआ. तो the free Google Analytics tool collects data using combination of cookies, browsers and the JavaScript code. Now let me put in a clarification here. Cookies और जावास्क्रिप्ट कोड, ये दोनों बहुत important है for Google Analytics to work on your website. Just be on a hold for 1 minute because I'm getting a call. Just be on a hold.
Okay, I am back in the class again. So Google Analytics gives following types of info as was given here: the number of visits, their duration, the sources of traffic, and visited pages. कितने विजिट्स हुए, कितनी देर हुए, कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आया, और कौन कौन से पेज विजिट हुए। तो इन चारों का बहुत ज़्यादा डिटेल भी किया जाता है गूगल एनालिटिक्स पे। इट प्रोवाइड्स अ सिग्निफिकेंट डिटेल ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स। ये इस्तेमाल करता है कुकीज़ को, ब्राउज़र्स को, एंड द जावास्क्रिप्ट कोड। अब यहाँ पे एक टेक्निकलिटी है जो आपको समझनी है, एंड अगर आपको पता हो तो मैं आपसे जानना भी चाहूँगा, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट एग्जैक्टली इज दैट वी कॉल कुकीज़। कुकीज़ का मतलब क्या है? ब्राउजिंग हिस्ट्री। Well, that's not browsing history at all. कुकीज थोड़ा तो अलग है। जिसकी आप बात कर रहे हैं, बाय द वे पार्थ आपको बता दूं, पार्थ प्रतिम आप बात कर रहे हैं ना? यस सर। या द थिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इज एक्चुअली ब्राउजर कैश। ओके, दैट्स नॉट कुकीज। या एक्चुअली सर स्मॉल फाइल्स होता है, जो एक्चुअली क्या होता है, छोटा छोटा जो फाइल्स है, तो वो वेबसाइट सेंड करता है डिवाइस में। मतलब कोई भी डिवाइस मैं यूज करूँ, मैं फोन से भी खोल सकती हूँ उसको, मतलब या फिर मतलब लैपटॉप से भी, किसी से भी, उसको मॉनिटर करने के लिए। एंड ट्रू। मतलब वो जो सर्टेन इंफॉर्मेशन होता है, कुछ इंफॉर्मेशन, उसको जस्ट मतलब रिमाइंडर करवाने के लिए, जैसे साइड में आ जाता है कभी कभार कि जैसे मैं जब हम लोग जब ऑफिस करते थे, वर्क फ्रॉम होम नहीं था, एक कुकी आई इंस्टॉल्ड एक्चुअली, दैट वाज नॉट एन एक्सटेंशन, दैट वाज एक्सटर्नल कुकीज, कि मेरे को 15 मिनट बाद बाद पानी पीना है। तो इट एक्चुअली रिमाइंडेड मी। True. It was not an extension. Extension is also there, like this kind of extension, but it was a cookie. Yeah. So cookies are the files or जो remind कराता है। Yeah, cookies are small programs. True, true. That's absolutely correct. But not in the reference. It's not that much true in the reference of web experience. That is only about a simple code that reminds you of certain things regularly, right? वेब एक्सपीरियंस में कुकीज़ जो है ना, वो एक अलग ही एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। कुकीज़ का मतलब ये है, कुकीज़ का मतलब ये है कि जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो ना, वेबसाइट्स का जो कोड होता है, उस कोड के अंदर इट मे और मे नॉट बी कि कुकीज़ के कोड उस वेबसाइट के अंदर डाले गए होंगे। सो इफ देयर इज अ कोड ऑफ अ कुकी इन अ वेबसाइट, that website will be a little more intelligent than those ones that are not having any code of cookie in their code. समझ में आया? वो वेबसाइट्स जिनके कोड में कुकीज होते हैं, वो वेबसाइट्स उन वेबसाइटों से ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं जिनमें कुकीज नहीं होते। अब आपको बताता हूँ कुकीज एक्चुअली है क्या। लेट्स से आप अभी बहुत गर्मियां हैं, बहुत गर्मियों का मौसम है और काफ़ी धूप है। यू आर सर्चिंग फॉर अ सन ग्लास सिंस लास्ट मंथ एंड यू हैव नॉट येट डिसाइडेड कि किसको खरीदना है। आप खाली देखते जा रहे हो, आप सारे ब्रांड्स देख चुके हो, 2000 से ज़्यादा मॉडल देख चुके हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप कौन सा खरीदो। तो एक महीने से आप देखे ही जा रहे हो। समझ में आया? गूगल पे सर्च कर रहे हो, फ्लिपकार्ट पे सर्च कर रहे हो, अमेजॉन पे सर्च कर रहे हो, तो आपको समझ ही नहीं आ रही कौन सा खरीदना है, राइट? एंड somehow you got to know about लेंसकार्ट। आपको कहीं से लेंसकार्ट का पता लग गया। अब आपने लेंसकार्ट खोला, लेंसकार्ट की वेबसाइट में अगर कुकीज होंगे ना, तो लेंसकार्ट को पहले से पता चल जाएगा that you are searching for a sunglass since last month and you have seen, you have visited about thousands of different sunglasses, their models and all the things. आप 1000 से ज़्यादा मॉडल्स देख चुके हो, पेजेस विजिट कर चुके हो, वेबसाइट्स देख चुके हो आप, लेकिन पसंद नहीं आया। सो ये जानकारी लेंसकार्ट को पता लग जाएगी इफ लेंसकार्ट हैज कुकीज इनेबल्ड इन इट। बात समझ में आई? हाँ सर, So एकदम। don't you think Lenscart
became a little more intelligent क्योंकि उसको पता लग गया। हाँ एग्जैक्टली। देखो देखो होता क्या है, कुकीज क्या होता है, ऐसे छोटे कोड्स होते हैं। कुकीज के कोड बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत बड़ा कोड नहीं होता। कुकीज छोटे छोटे कोड्स होते हैं, ऐसे 50 लाइन का कोड होगा, 70 लाइन का कोड होगा, 40 लाइन का कोड होगा। कुछ कुछ कुकीज 10 लाइन के कोड में भी हो जाती हैं। तो कुकीज ऐसे छोटे छोटे कोड होते हैं जो वेबसाइटों में डाले जाते हैं जस्ट टू मेक द वेबसाइट बिहेव अ लिटिल मोर इंटेलिजेंटली। उसमें होता क्या है, वेबसाइट आपके ब्राउजर पे जो हिस्ट्री और जो ब्राउजिंग बिहेवियर और जो सर्च हिस्ट्री तमाम सारी आपकी पहले से स्टोर्ड है ना, वो सारी ये लोग उठा लेते हैं। समझ में आया? और उनको विद इन अ मोमेंट समझ में आ जाता है कि आप क्या सर्च करते हो, क्या विजिट करते हो, पिछले 1 महीने से क्या सर्च कर रहे हो, कितनी वेबसाइटें घूम चुके हो, वगैरह वगैरह। बात समझ में आ गई? यस सर। Yeah. Yes, sir. So cookies are at the end of the websites. These do not run on the end of the user, but these run on the end of the website. So if I am the user of Lenskart, then cookies are not running on my laptop or my browser or my site. Cookies are running at the end of Lenskart itself. समझ में आया? और अभी जो पार्थ प्रतिम दास आपने बोला था ना कि ब्राउजिंग हिस्ट्री, तो ब्राउजिंग हिस्ट्री को ही तो कुकीज चुराती हैं, ब्राउजिंग हिस्ट्री को ही तो ट्रैक करती हैं हाँ। कुकीज। ब्राउजिंग हिस्ट्री जो है वो आपके ब्राउजर का वही मेमोरी है जिसको कुकीज आपसे रिसीव करती हैं या आपसे चुराती हैं, आपसे उठाती हैं। समझ में आया? Yes, sir. तो ब्राउजिंग हिस्ट्री ब्राउजर का अपना स्टोरेज है जिसको ब्राउजर कैश कहते हैं। सो देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ब्राउजर कैश एंड वेबसाइट कुकीज। कुकीज आर नॉट द पार्ट ऑफ ब्राउजर्स, कुकीज आर ऑलवेज द पार्ट ऑफ वेबसाइट्स। तो वेबसाइट्स की तरफ से एक डेलीगेट होता है, एक प्रतिनिधि होता है, यू कैन से पर्सनल असिस्टेंट और पीए। वो कौन है? कुकीज। और ब्राउजर की तरफ से कौन है? कैश। तो यही कैश और कुकीज का चक्कर चलता है। डिड यू आई मस्ट से कि आपको बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सर। जावास्क्रिप्ट कोड यहाँ पे क्या करता है? जावास्क्रिप्ट कोड इज another small piece of code that works in your website just to gather information in a certain schema, in a certain format. तो अगर मेरी वेबसाइट है, मैंने उसमें जावास्क्रिप्ट का कोई खास कोड डाला है, तो उस कोड का एक मकसद होगा। वो वेबसाइट जहां जहां खुलेगी, उस वेबसाइट के जरिए वो उस ब्राउजर, उस कंप्यूटर, उस मशीन के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा उठा पाएगी इन अ सर्टेन स्ट्रक्चर। समझ में आया? जैसे कि कौन सा पेज किस डेट किस टाइम को खुला, कौन सा पेज किस फोल्डर में सेव हुआ, कौन सा इमेज कहाँ से रेफरेंस हुआ है, कहाँ से किस फोल्डर में रखा हुआ है। आप समझ रहे हैं? ये सारी जानकारी उठा सकता है जावास्क्रिप्ट कोड। और दैट इज द रीजन ये तीनों मिल करके एनालिटिक्स टूल को चलाते हैं। क्योंकि गूगल एनालिटिक्स आपकी वेबसाइट का सारा कच्चा चिट्ठा कैसे खोल देता है? क्योंकि वो घुस जाता है ना आपकी वेबसाइट के अंदर। आखिर गूगल एनालिटिक्स को ये कैसे पता चल जाता है कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आए हैं? ये खाली आप ही की वेबसाइट के लिए तो कर नहीं रहा ना, गूगल एनालिटिक्स तो पूरी दुनिया के लिए कर रहा है। यस सर। तो आप ही की वेबसाइट का सारा डाटा उसको कैसे पता लग गया? क्योंकि उसने अपने जावास्क्रिप्ट कोड आपकी वेबसाइट में डाले हुए हैं। समझ में आया? Yes, sir. तो मैं आपको दिखाऊंगा कुकीज, ब्राउजर्स एंड जावास्क्रिप्ट कोड में, स्पेशली जावास्क्रिप्ट कोड दिखाऊंगा जो मेरी वेबसाइट में डला हुआ है। अगर मेरी वेबसाइट में वो जावास्क्रिप्ट कोड, वो खास जावास्क्रिप्ट कोड नहीं होगा, तो मेरी वेबसाइट की एनालिसिस गूगल एनालिटिक्स नहीं कर पाएगा। बात समझ में आई? Yes, sir. या सो ये है गूगल एनालिटिक्स एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेटअप पार्ट ऑफ गूगल एनालिटिक्स, like how to set up Google Analytics. तो यहाँ पे कुछ ग्राफ्स हैं, वो ग्राफ्स पहले आपसे डिस्कस कर लूँ, उसके बाद सेटअप पे आते हैं। और सेटअप करने के बाद इन ग्राफ्स को ओरिजिनलिटी में देखेंगे।
लाइव ग्राफ्स देखेंगे। यहाँ तो मैंने इमेजेस दिखाए हैं केवल, लेकिन मैं आपको लाइव ग्राफ दिखाऊंगा। तो आपको समझ में आ गया गूगल एनालिटिक्स ये सारा डाटा कलेक्ट करता कहाँ से है? यस सर। या कुकीज की मदद से, ब्राउजर कैशेस की मदद से, और जावास्क्रिप्ट कोड की मदद से। तो ये पहला ग्राफ है जो यूजर एक्विजिशन दिखाता है कि यूजर्स कहाँ से आ रहे हैं। तो यहाँ पे 25 जून से लेके 1 जुलाई तो कुल 7 बार्स आपको दिख रहे हैं ऑफ अ पर्टिकुलर वीक। ये उस हफ्ते के 7 दिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 25th June is the day 1 of that week. 26th June is day 2 of that same week. 27th June is day 3. 28 is day 4. 29 is day 5. 30 is day 6 and 1st of July is day 7. तो डे 1 में अगर आप देखो, सॉरी 30th का डेटा आपको दिख रहा है। डे 1 2 3 4 5 का नहीं दिख रहा, 30th यानी डे 6 का डेटा दिख रहा है। बिकॉज यू माइट बी सीइंग कि एरो डे 6 पे है, देख रहे हो आप? Do you see this? यस सर। Yeah. So day 6 में आप देख रहे होंगे 30 जून का एक वाइट इंफॉर्मेटिव ब्लॉक नजर आ रहा है जिसमें ऑर्गेनिक सर्च का सबसे बड़ा डेटा है 239। डायरेक्ट का डेटा उससे थोड़ा छोटा है विच इज 80। सोशल का है 8, रेफरल का है 13 और अदर का है 0। तो आप इन जो बार्स है उनमें भी देख सकते हो सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, डार्क ब्लू कलर का है ना। यस सर। So the dark blue color is actually for organic search and the light blue color is direct. The slightly light is for referral and the more light, sorry, the slightly light is for social and the more light is for referral. Others का कोई कॉलम नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कलर डिफरेंसेस के जरिए बता रहा है कि ज्यादातर जो ट्रैफिक है वो कहाँ से आ रहा है। समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। या तो अब इसके आगे ना कुछ और टैब्स हैं जैसे सोर्स वर्सेस मीडियम एंड रेफरल्स। तो अगर मैं ये सोशल में 8 आए हैं इनको भी जानना चाहूँ कि ये 8 कहाँ से आए हैं, तो मैं सोर्स मीडियम में जाके पता कर सकता हूँ कि ये 8 में से 2 फेसबुक से आए हैं, 2 लिंक्डइन से आए हैं, 2 कहाँ से आए हैं। और अगर मैं रेफरल की बात करूँ तो 13 रेफरल को भी ब्रेक डाउन किया जा सकता है कि ये कहाँ से आए हैं एग्जैक्टली। ऑर्गेनिक सर्च की बात करें तो इनको भी ब्रेक डाउन किया जा सकता है, आर दे ऑल कमिंग फ्रॉम गूगल और दे आर कमिंग फ्रॉम यू नो अदर सर्च इंजन्स लाइक बिंग और डकडकगो और समवेयर एल्स। तो कौन कहाँ से आ रहा है ये सोर्स वर्सेस मीडियम दिखा देता है। रेफरल स्पेशली इस रेफरल को ब्रेक डाउन करता है। तो अगर ये 13 अलग अलग जगहों से हैं तो 13 के डिफरेंट जो लिंक्स हैं वो आपको रेफरल में नजर आ जाएंगे। सो दिस इज हाउ दिस ग्राफ शोज यू हाउ डू यू एक्वायर यूजर्स। इसके अलावा भी कई सारे ग्राफ्स हैं जो ये जो ग्राफ है वो यूजर्स के ट्रेंड को दिखाता है। 30 डेज एक्टिव लोग कितने हैं, 7 डेज एक्टिव लोग कितने हैं, 1 डे एक्टिव लोग कितने हैं। ये ग्राफ दिखाता है कि आप यूजर्स को वीक बाय वीक रिटेन कितना कर पाते हो। तो इन जनरल ऑल यूजर्स का इनका जो रिटेंशन रेट है वो है वीक 1 तक 3.4%, वीक 2 तक 1.3%, वीक 3 तक 0.9%, वीक 4 तक 0.6 एंड वीक 5 तक 0.4। तो अगर आज मेरी वेबसाइट पे कोई आता है तो आज के 5वें हफ्ते तक 0.4% लोग ही मेरी वेबसाइट पे टिकते हैं और बाकी लोग चले जाते हैं। सो ये यूजर रिटेंशन को दिखाता है। इसके आगे ये जो ग्राफ है ये 24/7 आपको दिखा रहा है कि कौन से पर्टिकुलर आवर में आपकी वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है। सो द डार्केस्ट ब्लू कलर शोज कि कौन से रेस्पेक्टिव कॉलम और कौन से रेस्पेक्टिव रो पे सबसे ज़्यादा क्राउड है मेरी वेबसाइट पे। इफ इन दिस ग्राफ यू मे सी ट्यूसडे को 10 AM
और 8 AM और वेडनेसडे को 8 AM। तो ये है आपका 24/7 यूजर अराइवल चार्ट। और ये है सेशंस बाय कंट्री, ट्रैफिक आ कहाँ से रहा है, एंड देन ट्रैफिक कौन सी डिवाइस से आ रहा है, ज़्यादा कौन सी डिवाइस से आ रहा है, ज़्यादा मोबाइल से आ रहा है या टैब से आ रहा है या डेस्कटॉप से आ रहा है। तो एक पाई चार्ट में इसको दिखाते हैं, एंड दिस वे द लेसन हैज़ फिनिश्ड। तो मैं अब आपको लेके चलता हूँ सीधे ऑनलाइन वेब एनालिटिक्स पे, जहाँ पे हम देखेंगे कैसे सेटअप करते हैं और कैसे ये सारा ग्राफ हमें नज़र आता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फायरफॉक्स। So here I have to type analytics.google.com. I think I have lost my connection. Can you hear me? सुन पा रहे मुझे? Yes, sir. We can hear you. Okay. But why Google is not getting opened up? एडवांस सेटिंग में जाके एक बार वो कभी देखिए, एडवांस में जाके Slow. नहीं कर लेना। Okay, आवाज आ रही है क्या? Hear me? Can you? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो अभी लॉग इन कर लिया। Actually, the internet at our side is protected. It's highly protected. We use an online firewall. Okay, so analytics. So first of all, you see that they are asking for me. So Diksha, I think you should turn off the mic. ओ Yeah. Okay. So analytics.google.com. Okay. So the first thing that they are asking for is Google ID. So I'll log in this time with one of my dummy accounts. Mm,
Uh-oh. या ओके, तो अभी हम analytics.google में लॉगिन हो चुके हैं and it is now loading the dashboard for us. सर अभी ये बता रहे हैं कि कोई डेटा रिसीव नहीं हुआ है हमारी वेबसाइट से. आई थिंक दिस अकाउंट हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड फॉर सेटिंग अप गूगल एनालिटिक्स. तो मुझे अभी लॉग आउट करके एक नए आईडी से लॉगिन करना होगा. यू नो, फॉर एनी मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, this is the only thing that hurts the most, you know. Every week we have to create new Google IDs. That is the most hectic thing that we do continuously. um okay, so this is the home page of Google Analytics. As you can see, there is the only button on this page that is for start measuring. Can you see the page? Can you hear me? सुन पा रहे? सर आपका अभी आवाज नहीं आ रहा है. आवाज अभी अभी आ रही है? आ रही है? अभी जो बोले वो आया, उसके पहले कुछ नहीं आया. चलो, अभी अभी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ हाँ. Okay, so here is the homepage of Google Analytics. The only button here is for start measuring. Can you see it? Can you see the button? नजर आया क्या? Okay, अभी सुन पा रहे हैं क्या मुझे? हाँ सर, ये अभी सुन पा रहे, यही बात सुनाई दिया. तो यही मैं कह रहा हूँ, अभी यहाँ पे स्टार्ट मेजरिंग बटन नजर आ रहा है आपको? यस सर. हम्म. तो ये है गूगल एनालिटिक्स का होम पेज और स्टार्ट मेजरिंग की एक बटन है.
मैंने गूगल एनालिटिक्स को अपनी एक आईडी से लॉगिन किया है जिसको पहले से गूगल एनालिटिक्स पे इस्तेमाल नहीं किया था. सो दिस इज द मेड इन आईडी that has never ever been used for Google Analytics. Did you get that? Yes, sir. Yeah. So I'll just click on the start measuring button. And the first thing that they ask for is the name of my account. So this can be any simple text, that can be a word or a couple of words, but not exactly the URL of your website. आपकी website का URL नहीं मांग रहे. It's just the name of your account, whatever it can be. So I can write here as my blog. This is my account name. And here they are asking for some check boxes whether they can improve their user experience by sending us Google products and services. Can they use this data for their benchmarking? Can they use this data for their technical support? Or they can use this data for account specialists as well. So as the set of these check boxes are set, I'll just click on next button. मैं किसी को on off नहीं करूँगा. I'll just click on next. And अब यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम पूछ रहे हैं. तो Google Analytics 4 की एक प्रॉपर्टी आपको बनानी होगी. Let me tell you, Google Analytics is going to change. It's going to make a huge change in its user interface. ये बहुत बड़ा change होने जा रहा है Google Analytics में. And एक बहुत बड़ा change last month हुआ है. I would again ask from you if you can hear me or not. Yes, sir, सुन रहे हैं. Okay. तो अभी लास्ट टू लास्ट मंथ आई गेस एक बहुत बड़ा चेंज एनालिटिक्स में ये हुआ है कि गूगल एनालिटिक्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपैटिटर था Amazon Alexa. I think I should say थी, not था, right? But Amazon Alexa has got retired last to last month. 30th of June को, sorry 30th of May को I guess उन्होंने Amazon Alexa को रिटायर कर दिया. तो Amazon Alexa पे जो वेब एनालिटिक्स की जाती थी अब वो नहीं हो सकती है. सो यू कैन से देयर इज नो वन competitor for Google Analytics in the entire web. Google Analytics का कोई competitor ही नहीं है. अब ये सोलो गेम बन चुका है. तो इनका भी इंटरफेस बहुत ड्रास्टिक चेंज लेने वाला है. In a few weeks or a few months, Google Analytics is going to adopt a very big change in its UI. By the way, अभी प्रॉपर्टी का एक नाम मांग रहे हैं. दे देते हैं कोई प्रॉपर्टी का नाम, कुछ भी नाम दे देते हैं यहाँ पे. My blog 1. और अब ये रिपोर्टिंग टाइम इन जोन पूछ रहे हैं. तो रिपोर्टिंग टाइम यूएस का तो करना नहीं है, रिपोर्टिंग टाइम इंडिया का करना है क्योंकि हमारा ब्लॉग है और हम इंडिया में हैं. करेंसी यूएस डॉलर में नहीं, आईएनआर में होनी चाहिए. सो I'll select INR here, इंडियन रुपी. एंड एडवांस ऑप्शंस भी हैं लेकिन वो आपके किसी काम नहीं आएंगे. सो इट्स जस्ट यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी को बनाना है कि नहीं बनाना है. I'll click next. Here they ask what is the category of the industry. जिस वेबसाइट की एनालिटिक्स में करने जा रहा हूँ उस वेबसाइट का इंडस्ट्री कैटेगरी क्या है. Is it for an arts and entertainment industry, or is it for some auto and vehicle industry, or it is for beauty and fitness industry? तो ये किस इंडस्ट्री में आता है. I will select computers and electronics. Second is the business size. They're asking for the exact number of employees in my company or in this website. So I'll say it's a medium-sized enterprise having 11 to 100 employees hardly. और अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि Google Analytics को हम अपने बिजनेस के लिए कैसे यूज करना चाहते हैं. तो हमारे कस्टमर एंगेजमेंट को मेजर करो, साइट या ऐप के एक्सपीरियंस को ऑप्टिमाइज करो, अलग अलग डिवाइसेस और प्लेटफॉर्म्स पे क्या डेटा है वो मेजर करो, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करो. मैं इसको ऑफ रखूंगा क्योंकि एड्स को मैं एनालिसिस नहीं करना चाहता. मैं चाहता हूँ मेरी ऑर्गेनिक एनालिसिस हो. इंक्रीज माई कन्वर्जन्स, मैं इसको भी ऑफ रखूंगा. मेजर कंटेंट मोनेटाइजेशन, इसको भी ऑफ रखेंगे.
एनालाइज माई ऑनलाइन सेल्स इसको ऑन कर सकते हैं, मेजर ऐप इंस्टॉल्स इसको भी ऑन कर सकते हैं, मेजर लीड जनरेशन बहुत ज़रूरी है, एंड अदर्स। तो ये इतनी सारी चीज़ें मैंने ऑन करी हैं एंड आई क्रिएट, क्लिक ऑन दिस क्रिएट बटन। अब यहाँ पे एक सर्विस एग्रीमेंट है। आई वुड फर्स्ट सेलेक्ट दिस कंट्री कोड टू इंडिया एंड देन क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स, प्रेस आई एक्सेप्ट। Okay, so this is how they have created my property on Google Analytics. अब ये यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि हमें किन किन चीज़ों के लिए मेल कर सकते हैं। हमें सजेशंस दे सकते हैं, हमें फीचर अनाउंसमेंट हो गए वो दे सकते हैं, फीडबैक एंड टेस्टिंग दे सकते हैं, गूगल के ऑफर्स बता सकते हैं। ठीक है, सेव कर लेते हैं, बताते रहो। नेक्स्ट, ये हमारे लिए एक टूर है जो हमें बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। अब ये हमें कह रहे हैं चूज अ प्लेटफॉर्म टू व्हाट यू वांट टू मेजर। यू वांट टू मेजर अ वेबसाइट, और यू वांट टू मेजर एन एंड्रॉयड ऐप, और यू वांट टू मेजर एन iOS ऐप। सुन पा रहे हैं ना मुझे? यस सर। ओके, तो अगर मेरी वेबसाइट है तो मैं वेब पे क्लिक करूंगा, और अब यहाँ पे वेबसाइट का आपको URL देना होगा और एक कोई डमी नेम दे देना होगा जो इस वेबसाइट के डोमेन से रिलेटेड हो। तो चलो पहले वेबसाइट का URL दे देते हैं। सो orthodoxpoetry.blogspot.com, स्ट्रीम नेम कर देते हैं माई लिटरेचर, और अब क्रिएट स्ट्रीम पे क्लिक कर देंगे। सो अगेन यूल सी माई ईमेल कम्युनिकेशंस का वही ब्लॉक आया था, और अभी यहाँ पे वेब स्ट्रीम डिटेल्स आ गई हैं जिसमें स्ट्रीम का नाम जो मैंने दिया था वो दिख रहा है, URL जो दिया था वो दिख रहा है, स्ट्रीम आईडी बन गई, गूगल ने बना दी, मेजरमेंट आईडी भी बना दी गूगल ने। इसको हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं जहाँ पे ज़रूरी होगा। एंड अब यहाँ पे ये हमें कह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट में ये घुसेंगे कैसे। सो दे आर आस्किंग माई परमिशन to let them get into my website, because if they would not be able to get into my website, how would it be enabled for them to get all my stats and all my stuff out there? मेरी सारी जो एनालिसिस है वो ये तभी कर पाएंगे ना जब मैं इनको अपनी वेबसाइट पे घुसने का मौका दूंगा। समझ रहे हैं? यस सर। हाँ सर। तो अब ये मेरी वेबसाइट में कैसे घुसेंगे, करना क्या पड़ेगा उसके लिए? सो दे हैव प्रोवाइडेड मी two options. The one is Google Tag Manager, and the other is Global Site Tag or gtag.js. So this is basically a file, or when I click it, you'll see a simple JavaScript code here. Well, that's not that much simple, but it's a small piece of JavaScript code. Okay, you have to copy this code and paste it into the head section of your web page code or your HTML page code. तो जो भी आपका वेब पेज है उस वेब पेज के हेड पार्ट में आपको ये कोड कॉपी करके यहाँ से और पेस्ट कर देना है। जैसे ही आपकी वेबसाइट के हेड पार्ट में ये कोड जाता है, ये कोड अपना काम शुरू करता है और आपकी वेबसाइट ने अपनी कुकीज़ में जो भी डेटा एक्वायर किया होगा ब्राउज़र के हिस्ट्री और कैश से, वो ज़्यादातर डेटा ये जावास्क्रिप्ट कोड उठा के ले जाएगा गूगल के पास। समझ में आ रही है बात? यस सर। Yeah. So this is the first way to do this, to introduce Google Analytics into your website. And the second way is to introduce Google Tag Manager. यहाँ पे क्या होता है कि एक टूल आपको दिया जाता है, उस टूल में आप अपनी वेबसाइट को रजिस्टर कर देते हैं, फिर वो टूल आपके टैग्स के अंदर जा करके आपकी वेबसाइट को वेरीफाई कर देता है और एनालिटिक्स को एक वेब ऐप या मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए कनेक्ट किया जाता है। But that is a little more hectic because you have to have all the URLs of all your web pages
registered on that application. So इससे बेहतर है कि आप एक रिटेल सा कोड लीजिए और इसको ले जाके हर पेज के हेड सेक्शन में पेस्ट कर लाइए। बात समझ में आई? हाँ सर। Yeah, so I just copy it. You can see here a copy button is at the top right corner of this box. I'll click on this button and the code is copied. Okay. अब चलते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो अभी तो मैंने जिस वेबसाइट का नाम दिया था वो थी orthodoxpoetry.blogspot.com, बट लेट मी टेल यू कि वो मेरा फ्री डोमेन नहीं है, दैट इज़ माय पेड डोमेन, and that is not my paid domain, that is free domain, and that is the reason I cannot enter to the code of that web page. तो मैं अभी our tutorials के अंदर इसको डाल के दिखा देता हूँ। समझ में आया? सर So here is Hostinger. I just log into this Hostinger web panel first. Here is the file manager. Just a minute. So here I have logged in and I would move into the domains folder. Here is our tutorials.in. Here is public_html. तो ये है मेरी वेबसाइट का सारा मटेरियल। तो मैं अपनी वेबसाइट के किसी भी पेज में जाऊं, जैसे aboutus.php है, इसके अंदर जाऊं और आपको दिखा दूं हेड किधर है। सो इट्स हियर, कैन यू सी दिस? यस सर। तो हेड यहाँ से शुरू है और ख़त्म कहाँ हो रहा है? यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो इसके बीच में कहीं पे मुझे डालना था ना वो, तो मैंने इसकी शुरुआत में ही वो डाल दिया। इफ़ यू सी ग्लोबल साइट टैग gtag.js गूगल एनालिटिक्स, और ये कहाँ से यस कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक। This is the code that I had copied from there and had to paste there. तो मुझे पेस्ट करना नहीं पड़ा क्योंकि पहले से पेस्ट किया हुआ है मैंने, क्योंकि एनालिटिक्स मैंने पहले से अपनी वेबसाइट में चला रखी है। समझ में आया? यस सर। तो मैं आपको वो कोड दिखा रहा हूँ जो पहले से मैंने अपनी वेबसाइट में डाल रखा है। समझ में आ गया? यस सर।
या अगर sir. ये नहीं है तो आप यहीं पे आकर के पेस्ट करोगे, वो कोड वहां से उठाओगे, यहीं पे आके पेस्ट करोगे और बस हो जाता है काम। तो अभी बाहर चले यहाँ से, समझ में आ गया यहाँ पे कहाँ पे पेस्ट करना है? Yes sir, sure sir. या एंड सी एक चीज और क्या है ना, आप सिर्फ एक पेज में नहीं पेस्ट करते, इसको अपने सारे पेजेस में पेस्ट करते हो। सो इफ यू हैव 2000 पेजेस इन योर वेबसाइट, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू हैव दिस कोड कॉपीड इन ऑल दोज 2000 पेजेस। अभी सुनने में ये थोड़ा अजीब लग रहा है कि 2000 पेज में कैसे करेंगे, बट करना पड़ेगा। एंड इफ यू आर रनिंग अ वेबसाइट दैट इज हैविंग 2000 पेजेस, don't you think it's better to have a company instead of you only running that website? Yes sir. एग्जैक्टली Employ अब आप विकीपीडिया की employees बात करोगे कि विकीपीडिया कैसे करता है, अरे भाई विकीपीडिया के पास 4-5 मिलियन अगर पेजेस हैं तो उनके पास 2-4 हजार कर्मचारी भी हैं भाई, एम्प्लॉय हैं उनके पास। एक बंदा नहीं चला रहा है उस वेबसाइट को, समझ में आया? sir. या तो आपके पास अगर 500 पेजेस है, जैसे मैं अभी अब आने वाले कल की डेट में शायद आपको दिखाऊंगा मेरी वेबसाइट पे कितने पेजेस हैं। तो मोर देन 250 पेजेस हैं मेरी वेबसाइट में। तो इट्स प्रीटी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि मुझे सारे सारे पेजेस में जा जा के ये चीज पेस्ट करनी पड़ेगी। समझ में आया? एंड देर इज ऑल्सो अ रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट को किसी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या सीएमएस पे डेवलप नहीं किया है। आई हैव नॉट डेवलप्ड माय वेबसाइट based on any CMS like WordPress or Joomla or Drupal or something else. I have hard coded my website, right? It started from the very grassroots level. समझ में आया? स्क्रैच से डेवलप हुआ है ये। तो इस वजह से मुझे हर एक पेज में ये चीज़ डालनी होती है। मैं वर्डप्रेस के थ्रू कर सकता था, बट वर्डप्रेस के थ्रू इसलिए नहीं किया बिकॉज आई डिडंट वांट दिस वेबसाइट टू लुक लाइक अ ब्लॉग, राइट? Okay. या Yes. सो दैट वाज द रीजन। तो अभी मेरे पास अगर 250 पेजेस है तो मुझे इन सभी पेजेस में गूगल एनालिटिक्स का कोड डालना होगा। मैंने डाला हुआ है, बट आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने नहीं डाला है तो आपको सारे पेजेस में डालना होता है। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, एक पेज ओपन करो, उस पेज के हेड पार्ट के अंदर जाके पेस्ट कर दो, तो ये आपको हर पेज में करना होगा। एंड इट्स नॉट दैट हैट्रिक एनी मोर। आई मीन अभी मेरे पास 250 पेज है, मैंने सब में डाल दिया है। अगर मैं कल को 10 पेज बढ़ाऊंगा, उन 10 में भी वही कोड डालना होगा, तो कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा 10 पेज में। तो जब भी मैं कोई नया पेज डालता हूं अपनी वेबसाइट में, तो उसमें पहले से ही गूगल एनालिटिक्स का कोड डाल के डेवलप करता हूं। समझ में आया? Yes sir. या सो दैट इज प्रीटी सिंपल फॉर मी। तो समझ में आ गया क्या है ये, गूगल एनालिटिक्स को कैसे अपनी वेबसाइट में इनेबल करते हैं? Yes sir, आ गया समझ में. All right. So once you are able to enable your website on Google Analytics, that was the last step to do. अब आपको यहाँ से कुछ नहीं करना, कोई अप्लाई ओके जैसी कोई बटन नहीं है इधर, जस्ट क्लिक ऑन दिस क्रॉस बटन, क्लिक ऑन द सेव बटन एंड दैट्स इट, हो गया। अब आपका जो डेटा है वो 48 आवर्स के बाद इसी पैनल में नज़र आने लगेगा। आपको कहीं और कुछ क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? Yes sir. या बट दैट विल हैपन आफ्टर 48 आवर्स। तो अभी के लिए क्या मेरे पास कोई डेटा ही नहीं है दिखाने को? आई विल शो द डेटा ऑफ माय वेबसाइट आवर ट्यूटोरियल्स। सो इट्स बेटर टू गेट दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर। तो चलिए आते हैं गूगल एनालिटिक्स पे। यहाँ पे सीधा डैशबोर्ड खुलेगा, क्योंकि पहले से गूगल एनालिटिक्स मैंने सेटअप कर रखा है। दो दिस वेबसाइट इज़ नॉट दैट मच ओल्ड, ये कुछ ही महीनों पहले की बनी हुई है। सो yeah, so you can see total users, total sessions, bounce rate, session duration, and that all data is of last 7 days. पिछले 7 दिनों में ये डेटा आया है। If I select last 28 days,
then the data is like this: 807 users, 1.2k sessions, 60% bounce rate, and 2 minute 58 seconds as session duration. ये मेरी वेबसाइट का डेटा है। 807 यूजर्स आए हैं पिछले 28 दिनों में, और वो सारे यूजर्स ने मिलकर कुल कितने सेशंस में विजिट किया है? 1.2k, 1200 सेशंस में मेरी वेबसाइट पे विजिट किया है इन्होंने। और बाउंस रेट है 60.64 जो बाउंस रेट है, इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ 100 60% लोग ऐसे होते हैं जो मेरी वेबसाइट पे आते हैं, फिर वो दूसरे पेजेस पे चले जाते हैं। यू नो दैट इज द बाउंस रेट, द रेट ऑन विच पीपल यू नो गेट बाउंस्ड ऑन टू द नेक्स्ट पेजेस। समझ में आया? यस सर। या एंड द सेशन ड्यूरेशन क्या है? 2 मिनट 58 सेकेंड्स। तो ये एवरेज सेशन ड्यूरेशन है। मिनिमम जो कोई आता है ऑन एवरेज वो 2 मिनट 58 सेकेंड या मिनिमम 3 मिनट तक तो विजिट करके जाता है। तो दिस इज user sessions, bounce rate, and session duration. The graph that you see here is users. If I click on sessions, this is like this, bounce rate like this, and session duration is like this. एंड यहाँ पे ये जो ब्लू पैनल दिख रहा है इसमें एक्टिव यूजर्स इन लास्ट 5 मिनट्स बता रहा है। सो इन लास्ट 5 मिनट्स एक यूजर एक्टिव है, कहीं पे कोई है जो मेरी वेबसाइट को ओपन करके देख रहा है, एंड स्पेशली द पेज हाफ हेडर। इज दैट एनीबॉडी फ्रॉम यू? क्या ये आप नो में से सर। कोई है जिसने हाफ हेडर खोला हुआ है? तो आप में से कोई नहीं है जिसने ये पेज खोला हुआ है? नो सर, हमने नहीं खोला। ऑल राइट, सो आई कैन से कि ये वन जो है वो यूनोनिमस कोई यूजर है जिसको फुल हेडर पढ़ना है और उसने खोली हुई है मेरी वेबसाइट। तो ये करेंटली बता रहा होता है कि इस टाइम पे आपकी वेबसाइट पे कितने लोग हैं। सो एट दिस मोमेंट देयर इज वन सिंगल पर्सन हु इज ऑन माय वेबसाइट। तो अब नीचे आए, और ये ग्राफ मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। ट्रैफिक चैनल को दिखा रहा है, अलग अलग दिनों में कितने लोग आए हैं और कौन कौन से मीडिया से आए हैं, किस किस चैनल से आए हैं। सोर्स मीडियम की बात करें तो अलग अलग बताता है कि कितने लोग बिंग से आए, कितने लोग गूगल से आए, कितने लोग यूट्यूब से आए, कितने लोग कहाँ से आए। और रेफरल की बात करूं तो ये बताता है कि कौन से लोग किस किस वेबसाइट से क्लिक होके आए हैं। समझ में आ रहा है? सर ये यूजर की इंफॉर्मेशन भी देता है? जैसे कौन सी इंफॉर्मेशन? जैसे ये तो दे दिया स्टैटिस्टिकल कि इतने यूजर्स इससे आए, इस प्लेटफॉर्म से आए, और जैसे होता है कि ये ईमेल आईडी वाले आए हैं, मतलब कि मेरा जैसे आपको दिखाओ कि हम उस पे आए तो हमारा नाम शो करे। आपका नाम पाएगा कैसे? प्रॉब्लम तो यहाँ है ना। आपको नहीं लगता आपका नाम आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसको एक्सपोज नहीं करना चाहिए? यस सर, वही हम चीज पूछ रहे हैं। नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता, ये कभी नहीं होगा। गूगल की अपनी पॉलिसी है, वो आपका नाम, आपकी उम्र, आपका ये सब थोड़ी ना एक्सपोज करेगा। आपका लोकेशन जरूर एक्सपोज कर देगा कि आपने मेरी वेबसाइट कहाँ से विजिट करी है। यस। हाँ, मैं आपको लास्ट में लोकेशन। दिखाऊंगा। हाँ, लोकेशन तो दिखाई देगा ये, और बहुत कमाल की लोकेशन, आपके शहर तक पहुंच जाता है ये। ठीक है। सो यहाँ पे ये बता रहे हैं, ग्रेट वर्क, यू जस्ट हिट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर मंथली यूजर्स। तो मंथली यूजर्स का एक रिकॉर्ड अभी हिट हुआ है। 834 यूजर्स इससे पहले एक महीने में नहीं आए थे, तो वो अभी आए हैं। दैट इज अ रिकॉर्ड फॉर दिस वेबसाइट। एक्टिव यूजर्स का ट्रेंडिंग ओवर टाइम जो आपको पहले भी दिखाया मैंने अपने डॉक्यूमेंट में, 30 डेज एक्टिव रहने वाले 838 लोग हैं, 7 डेज एक्टिव रहने वाले 256 लोग हैं, और 1 डे एक्टिव रहने वाले 26 लोग हैं। सो दिस ग्राफ शोज कि 30 डेज वाले ज़्यादा लोग हैं। और यूज़र रिटेंशन की बात करें तो ये दिखाता है कि अगर किसी हफ्ते में मेरे पास 50 लोग आए, तो उस 50 में से अगले जो कॉन्सिक्यूटिव वीक्स हैं उनमें कितने लोगों ने एक कह सकते हैं कि कितने लोगों ने अपना रिटेंशन दिया, कितने लोग रिटेन हुए मेरी वेबसाइट पे। सो हियर यू कैन सी 100% जो वीक 0 में आए
अगले हफ्ते तक उसमें से केवल 5% रुके, उसमें से अगले हफ्ते तक केवल 1.1% हुए, वीक 3 तक केवल वीक 3 में थोड़ा ज़्यादा हो गया, 3.0 आ गए, वीक 4 में 0.6 और वीक 5 में 0.0, यानी वीक 5 तक जाते जाते इस 100% में से कोई नहीं बचता, वीक 4 तक बचते हैं, वीक 5 में कोई नहीं बचता। समझ में आया? यस सर। Yeah, so that is user retention. And here is when do your users visit? दिन का वो कौन सा टाइम होता है जब सबसे ज़्यादा यूजर्स मेरी वेबसाइट पे विजिट करते हैं? सो यू कैन सी इन द लास्ट 30 days, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सारे वीकडेज हैं, एंड दीज आर द आवर्स 12 AM, 1 AM, 2 AM, 3 AM, 4 AM, 5 AM, 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 AM। तो इस तरीके से ये एक एक घंटे पे डिफरेंस बता रहा है। सो यू कैन से दिस इज अ 24/7 ग्रिड। और इसमें डेंस ट्रैफिक 21 पीपल का कहाँ पे है? यहाँ पे है, विच शोज 16, this is 18, this is also 18, this is 16, this is 21. So I think this is Monday 11 AM. You see that? यस सर। Monday 11 AM को सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, which is 21 users. तो मंडे को लास्ट मंथ की बात है ये, लास्ट वीक की बात है ये। No, it's not. I'm sorry. This is the cumulative average of all the people that come onto my website at 11 PM on Mondays. तो पिछले महीने 4 या 5 जितने मंडे पड़े होंगे वो सारे जोड़ के टोटल 21 लोग आए हैं at 11 AM. समझ में आया? यस सर। या तो इसी तरीके से जहां जहां, सॉरी, समझ पाए? हाँ सर, आई सेड यस। हाँ, करेक्ट। सो अभी यहाँ पे दिखा रहा है सेशंस बाय कंट्री, तो कौन सी कंट्री से ट्रैफिक आया? द मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक कम्स फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। सो यू सी 353 पीपल कमिंग फ्रॉम इंडिया, 1 फ्रॉम चाइना, 1 फ्रॉम फ्रांस, 2 फ्रॉम यूके एंड 3 फ्रॉम यूएस। तो ये कहाँ से आ रहे हैं ये आपको दिख रहा है। राइट साइड में जो है वो है सेशन बाय डिवाइस, कौन सी डिवाइस से ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। सो इसी मोबाइल का है 65.7, डेस्कटॉप का है 34.1 एंड टैब का है 0.3%। सो टैब का तो आपको दिख भी नहीं रहा होगा, इट्स जस्ट हियर, पतला सा एक है। यस सर। इट्स एक सो लाइन की स्मॉल, तरह। या इट्स सो स्मॉल दैट आई कांट इवन stabilize my mouse on that. Yeah, that's it. तो ये है 0.3%। एक यूजर केवल टैबलेट से आया है, बाकी 123 यूजर डेस्कटॉप से आए हैं और 237 यूजर मोबाइल से आए हैं। तो यहाँ पे लास्ट जो है वो है व्हाट पेजेस डू योर यूजर्स विजिट, मेरे कौन से पेजेस को ज़्यादा विजिट कर रहे हैं यूजर्स। तो उसमें है पहले नंबर पे इंटरप्ट साइकिल, that has recorded 261 page views in the last 7 days। पिछले 7 दिनों में 261 बार ये वाला पेज विजिट हुआ है, दैट मीन्स कि ये पेज सबसे ज़्यादा विजिट हो रहा है। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया है कंप्लीट कंप्यूटर डिस्क्रिप्शन वाले पेज ने, और तीसरे नंबर पे है tutorials.php, चौथे नंबर पे है होम पेज 43, पांचवें नंबर पे है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस आर्किटेक्चर 39, and then bus memory transfer page, that is 25, network, contact us, index and css introduction। ये सब अलग अलग पेज व्यूज दिखा रहे हैं। और अब मैं आपको बस एक ग्राफ को डिटेल करके दिखा दूं कि कैसे ये लोकेशन तक पहुंच जाता है। जस्ट टेक अ लुक एट दिस सेशन बाय कंट्री। आप सारे ग्राफ्स में नीचे देखोगे लोकेशन ओवरव्यू, मोबाइल ओवरव्यू, cohort analysis report, active users report, acquisition report, more insights, audience overview, real time report। ये जो कॉर्नर में दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करोगे तो ये और डिटेल होगा। समझ में आया? यस। तो लोकेशन ओवरव्यू पे क्लिक कर रहा हूँ और ये वर्ल्ड के मैप पे मुझे दिखाएगा कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आया है।
in last 7 days. ये लास्ट 7 days का है. लेट मी सेट इट टू लास्ट 30 days. तो ये अभी 30 days का हो गया. और अब आप देख सकते हो वर्ल्ड में और भी कई जगहों से ट्रैफिक आए हैं अगर लास्ट 30 days देखा जाए. ऑस्ट्रेलिया से 2, इंडोनेशिया से 2, थाईलैंड से 1, चाइना से 6, इंडिया से 814, बांग्लादेश से 1, पाकिस्तान से 3, ईरान से 1, सीरिया से 1, इजिप्ट से 1, इथियोपिया से 1, केन्या से 1, जिम्बाब्वे से 1, यूएस से 12, फ्रांस 3, यूके 3, जर्मनी 1, सर्बिया 1, and Norway 1. So this variety of regions shows कि यहाँ से ट्रैफिक आया है. अब इसको और डिटेल कर सकते हैं. लाइकवाइज अगर मैं यूएस में कितना ट्रैफिक आया है 12, मैं यूएस पे क्लिक करूँ ना नीचे की लिस्ट में, तो ये यूए के सारे स्टेट्स दिखा रहा है 12 कहाँ से. सो ये जो 12 है इसमें 8 डिफरेंट स्टेट से ये 12 ट्रैफिक आया है. वर्जीनिया से आया है, कैलिफोर्निया से, ओरेगन से. एक नॉट सेट है. नॉट सेट का मतलब है जिस बंदे ने ये विजिट किया है उस बंदे ने अपना जीपीएस ऑफ रखा है. जॉर्जिया से, मिनेसोटा से, नॉर्थ कैरोलिना से, वाशिंगटन से. अगर मैं वर्जीनिया पे क्लिक करूं जहां से 3 ट्रैफिक आया है, तो वर्जीनिया में एक ही जगह से तीनों ट्रैफिक आया है, दैट इज एशबर्न. एशबर्न कहाँ पे है ये आप देख सकते हो यहाँ पे इस मैप में. एशबर्न पे क्लिक करें तो ये और डिटेल नहीं करेगा, एशबर्न में ही रहेगा. सो दिस इज जस्ट टू शो यू कि यहाँ से इस इलाके से ट्रैफिक आया है. सिमिलरली इफ आई लुक बैक ऑन द अदर ट्रैफिक्स, तो जब ये यूएस के सारे स्टेट्स दिखा रहा था जहां जहां से ट्रैफिक आया है, तो देखो मैप पे ऐसे दिखा रहा था. ये यूएस के वो सारे स्टेट्स हैं जहां से ट्रैफिक आया है. आप देख रहे हो. यस सर. बिल्कुल. ये डिटेल भी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो. एक्सेल शीट में ये इंपोर्ट भी हो जाएगा, तो आप देख सकते हो कि कौन से स्टेट से कितने ड्यूरेशन तक साइट विजिट हुई है. कहीं 17 मिनट्स, वॉशिंगटन में 17 मिनट विजिट हुई है. यहाँ पे कैलिफोर्निया में 5 मिनट्स तक विजिट हुई है. और बाकी ज़्यादातर जगहों पे बस वेबसाइट खुली है और शायद मे भी बंद हो गई है, इसीलिए बाउंस रेट भी 100% है उधर. तो दिस इज हाउ वी get lots of data regarding our website. बात समझ में आ गई. यस सर. Yeah, so let's come back to the content now, and if you see, all the graphs have been discussed and nothing is left in Google Analytics for you to understand. So it's all over now. If you have any doubts, you can ask, or you can leave the session if you don't have any doubts. Do you have any doubts? सर ये हाँ सर. इनकम जो जनरेट करने के लिए सर कितना मतलब कितना ट्रैफिक आने का ये होने के बाद ही इनकम जनरेट ऐसा कुछ या वगैरह. पार्थ, देखो ऐसा है, 2 तरीकों से इनकम की जाती है वेबसाइट्स पे. एक होता है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग और एक होता है एफिलिएट मार्केटिंग. तो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग के लिए आपको गूगल एडसेंस के थ्रू जाना होता है, जो मैं पहले बता चुका हूँ. आई थिंक डे 5 में हमने डिस्कस किया था, सॉरी डे 6 में डिस्कस किया था गूगल एडसेंस को. और
एफिलिएट मार्केटिंग हमारा डे 19 का कंटेंट है। जो डे 19 होगा उसमें एफिलिएट मार्केटिंग डिस्कस करेंगे। तो अमेजॉन से कैसे ऐड उठाएं, गूगल से कैसे ऐड उठाएं, ये सब देखा जा सकता है एफिलिएट मार्केटिंग में। तो एफिलिएट मार्केटिंग और गूगल डिस्प्ले मार्केटिंग, यही दो तरीके हैं वेबसाइट पे ऐड डालने के लिए। और इसके लिए आपकी वेबसाइट पे एटलीस्ट 10,000 विजिटर्स का होना ज़रूरी है। विजिटर्स नहीं, 10,000 व्यूज़। So a total of 10,000 views are required for Google to consider your website as a website that can be used as can be used for advertising. Yeah. Okay. Anything else? No, sir. All right. So this is over now. We will sit back on tomorrow's session, which will be about Google सर्च कंसोल एंड साइट मैप्स। तो इसके बारे में कल बात करेंगे। टिल देन, गुड बाय। Thank you, sir. Have a nice day.